भविष्य के सभी अध्यापकों का स्वागत है सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ईवीएस का सिलेबस क्या है और ईवीएस को हम लोगों ने कंटेंट और पेडागोजी के अकॉर्डिंग बांट के आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाके आप उस वीडियो को पा सकते हो। और एक बात और, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिनका ईवीएस का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो उन्हें देखेंगे और वो भी लाभ पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करोगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, है ना, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग 6 थीम्स में जो है पर्यावरण को डिवाइड किया गया है। पहला क्या था? परिवार और मित्र। इस टॉपिक को ही आज हम लोग करेंगे। दूसरा था भोजन, तीसरा है वाटर, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। तो चलो आज पहले शुरू कर लेते हैं। परिवार और मित्र के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है ये। देखो, सबसे पहले आप जान लो कि फैमिली जो है वो एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से फैमिली बना है और इसका जो ओरिजिन वर्ड है वो है फैमुलस। और फैमुलस का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैमुलस का मतलब होता है सर्वेंट। क्या होता है? सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। अब आप मुझे बताओ, हम लोग फैमिली को नौकर समझते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? हमारे जो इंडियन का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग तो हम बिल्कुल इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये एक नैरो परिभाषा है, नैरो डेफिनेशन ऑफ फैमिली है, तो हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, माँ पिताजी, भाई बहन सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं घर में, जहाँ पे सब एक दूसरे के साथ इमोशनली टच हैं, एक दूसरे के टच में हैं, एक दूसरे की आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो दूसरे को तकलीफ़ होती है, दूसरे अपसेट हो जाते हैं, दूसरे चिंतित हो जाते हैं। सही बात है ना? अब देखो, आपको जानना है कि फैमिली कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या है। तो सबसे पहले ये देख लो, ये सेकुलर है, इसे अब मैं काट देता हूँ, ये हो जाएगा न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर सही है। न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे एक माँ पिताजी हो, देख लो आप यहाँ पिक्चर में, और उनके बच्चे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। जहाँ पे छोटे छोटे, छोटा फैमिली जिसको बोल सकते हो आप। और सरकार का भी एक विज्ञापन आप लोगों को याद होगा जिसमें कहा गया था छोटा परिवार सुखी परिवार, तो वो ये परिवार है यहाँ पे। और ये अब देखो, ये दूसरा परिवार कौन सा है? ये है जॉइंट फैमिली, जहाँ पे कौन कौन लोग होंगे? दादा दादी, चाचा चाची, माँ पिताजी और भाई बहन। यानी कि एक बड़ा परिवार जहाँ पे आपके कज़न होंगे, चाचा चाची होंगे, अंकल आंटी और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी होंगे। तो ये तो था फैमिली का छोटा मोटा ताना बाना। अब देखो, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा जो है, भाषा का विकास बच्चा का कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है परिवार से। फैमिली उसकी पहली स्कूल होती है जहाँ पे उसे बेसिक्स चीज़ें बताई जाती है, उठना बैठना, बोलना चलना, और कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। ये सब सारे गुण आपको कहाँ मिलेंगे? फैमिली आपको देगी ये बातें। और फैमिली जो है आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों के साथ बातचीत की जाती है। बड़े को आप क्या रिस्पेक्ट के साथ आप बोलते हो? तुम आपने बोलते सुना है किसी को? नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को लेकर आप आगे जाते हो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने सेंटेंसेस में आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, ताकि क्या हो, लोग आपके जो परवरिश है उसको जान सकें कि कितना हाई स्टैंडर्ड है आपका। तो इससे लोग क्या होंगे? इंस्पायर होंगे और वो भी अच्छे से बात करेंगे। वो पोलाइटनेस आएगा लोगों के बातचीत करने के तरीके में। तो फैमिली क्या है? फैमिली में बच्चा क्या होगा? सबसे पहले वो वहाँ से चलना बोलना बैठना सीखना, सारा चीज़ वो फैमिली से सीखेगा। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज कर लो कि राहुल जो है अमेरिका में पला बढ़ा, उसके माँ पिताजी अमेरिका में रहते हैं और वो वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। तो राहुल भी क्या करेगा? वो इंग्लिश ही बोलेगा और वो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, वो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसके लिए। अब मैं अगर फ्रेंच परिवार में पैदा होता तो मैं अभी आपके साथ हिंदी में नहीं फ्रेंच में बात कर रहा होता और आप कुछ नहीं समझ पाते। यानी कि जो परिवार में वो पैदा होगा वो उस परिवार के जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है उस घर में, मातृभाषा जिसे कहते हैं, उसे वो बड़े आसानी से क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो
फैमिली के कारण उसे बहुत कुछ उसके हाव भाव व्यवहार में वो फैमिली की छाप दिखेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात मैं बता दूं थोड़े से, ये इसके क्या बेनिफिट यानी कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है दोनों फैमिली के। देखो ये न्यूक्लियर फैमिली जो है वहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, वहाँ पे देखो माँ पिताजी क्या है, उनके घर का काम तो देखो किसी भी घर में वो बड़ा हो या छोटा हो काम लगभग लगभग सेम सा ही होता है। तो माँ पिताजी सारे काम को कर नहीं पाते हैं, काम करते हैं बट वो उतना केयर नहीं कर पाते हैं बच्चे का जितना कि एक जॉइंट फैमिली में होगा। वहाँ पे दादा दादी भी बच्चे का ख्याल रख लेते हैं, बुआ या फिर उनका कज़न भी उनको देख रेख कर पाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ये दिक्कतें आती है। तो ये तो हुआ डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज क्या है सिंगल फैमिली की यानी कि न्यूक्लियर फैमिली की, वहाँ पे क्या होगा, लोग कम होंगे और उनकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो आसानी से पूरी हो जाएंगी। वह यहाँ पे क्या है, शोरगुल नहीं होगा। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे एक अलग कमरा मिलेगा पढ़ने के लिए, यानी एकोमोडेशन यहाँ पे हाई होगा आपका। अब देख लो जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेज क्या है। जॉइंट फैमिली का डिसएडवांटेज है इससे बड़ा होना, और बड़ा होने के कारण क्या होगा, आपको आपकी प्राइवेसी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे आप अगर कुछ अकेले में काम करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो या बातें करना चाहते हो तो वो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इसके जो एडवांटेज हैं जॉइंट फैमिली के, वो एडवांटेज ये है यानी लाभ क्या है, लाभ आपको ये मिलेगा इस फैमिली में कि आप जब भी चाहो, ठीक है ना, आप कहीं पे जा सकते हो। वहाँ पे क्या होंगे, दादा दादी बच्चे का केयर कर पाएंगे, ख्याल रखेंगे, उनको खाना पीना देंगे। और ये चीज़ें न्यूक्लियर फैमिली में दिक्कतें आती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वर्क एंड प्ले पे। देखो यहाँ पे सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो आपको बातें ये समझ में आ गई होगी खेल कूद का क्या वैल्यू है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखो आप अपने लीजर टाइम में यानी कि खाली समय में क्या करते हो। खाली समय में ऑब्वियसली आप अभी मोबाइल देख रहे होगे, या फिर जब भी खाली समय मिलता है तो आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेते हो कि क्या आया है। बट जब छोटे बच्चे होते हो तो आप लोगों के साथ ऐसी बातें नहीं हुआ होगी, है ना, ऐसी बातें नहीं हुई होगी आपके साथ। आप क्या करते होगे, दोस्तों के साथ मिलके मस्ती कर रहे होते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, खाली समय में खेलते हैं, लीजर टाइम को खाली समय बोलते हैं। अब देखो यह हमारे क्या चीज़, मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, जब आप खेलते कूदते हो तो देखो सबसे पहले आपकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, और माइंड भी क्या करेगा, अच्छे से वर्क कर पाएगा। आप काम फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, जिससे क्या होगा, आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान लगा पाओगे। इसलिए रात को देखो आप सोते हो, क्यों सोते हो, ताकि आपका जितना भी टेंशन दिक्कत है वो सारे चीज़ों से आप छुटकारा पा के आराम से रिलैक्स करके बॉडी को रिलैक्स मिलता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है, जिसके कारण अगले डे आप क्या करते हो, फ्रेश एनर्जी के साथ सारी चीज़ों को डील कर पाते हो। यानी कि खेलना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे को बोलो आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से क्या होगा, उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेस आएगा। अब देखो प्लेइंग गेम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला है इंडोर गेम और दूसरा है आउटडोर गेम। और आपको इसी के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा कि इंडोर यानी कि घर के अंदर और आउटडोर यानी दरवाजे के बाहर। और इंडोर मतलब हुआ कि दरवाजे के अंदर खेले जाने वाली चीज़ें क्या क्या खेल सकते हो आप। लॉकडाउन में आपने बहुत सारा चीज़ खेला होगा, कैरम है, देख लो, चेस, टेबल टेनिस, पजल गेम्स, ये सब। लेकिन आपने खेला क्या, पबजी और लूडो किंग। और घर में कुछ लोगों ने लूडो खेला होगा, ये अच्छी बात है। डिजिटल गेम्स आप जितना चाहो उतना उसे क्या करो, रिड्यूस करो, ताकि क्या होगा, परिवार के बीच में सामंजस्य बैठेगा, कोऑपरेशन ज़्यादा होगा, प्यार ज़्यादा होगा। मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना के रखें आप लोग। अब है दूसरा आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जिसे आप ग्राउंड पे खेलते हो, घर के बाहर जाके खेलते हो। बच्चे जो है स्ट्रीट पे भी खेल लेते हैं क्योंकि जगह कम है, तो वो आउटडोर गेम है। जैसे क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, ये सब जितने भी है सारे क्या हैं, आउटडोर गेम्स है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखो बेनिफिट क्या होगा खेलने का, मैंने ये पहले ही बता चुका है। इससे सोशलाइजेशन होगा बच्चे के बीच में, कोऑपरेशन बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और एक दूसरे के तकलीफ़ों को जान पाएंगे। ये ह्यूमैनिटी का एक जो गुण है वो डेवलप होगा आपका। यहाँ पे बच्चे जो है देख पाएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। अगर आपको चोट लग गई, किसी ने आपको पूछा पानी के बारे में या फिर ठीक तो हो ना तुम, तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू, आई एम फाइन। तो ये सब चीज़ें कहाँ से सीखते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे से चीज़ों को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। अब दूसरी बात, शारीरिक और मानसिक विकास होता है इनसे। कैसे, ये तो बात मैंने पहले ही बता चुकी है। शारीरिक विकास कैसे होगा, जब आप खेलोगे तो आपका बॉडी क्या होगा, एक्टिव होगा, और माइंड भी आपका एक्टिव रहेगा। इससे क्या होगा, आप
सारा चीज़ जो है रिलैक्स होके काम कर पाओगे। खेलने के बाद आपके दिमाग में एक शांति रहेगी, है ना। आप जो है स्ट्रेस से दूर हो जाते हो खेलने से। अब तीसरी बात है कोऑपरेशन की भावना। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई बच्चा गिर गया तो दूसरा क्या करता है, उसे उठाता है और वो उस पेन को फील करने की कोशिश करता है। बच्चे भी, बच्चे को तो कुछ चोट लग जाएगा तो वो देखना, उसके चेहरे को देखना, उसके जो एक्सप्रेशन है वो आप देख के बोलोगे नहीं ये जो है इसे भी तकलीफ हो रही है। तो बच्चा वो धीरे धीरे देख देख के चीज़ें सीखता है। कोऑपरेशन का यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था या किसका कथन है ये? आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं अगले वीडियो में उसका नाम लूँगा कि किसने इसका आंसर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज क्या है? आपको बताना है मिनिमम एज। क्या बताना है? मिनिमम एज क्या है? तो देखो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 21 से 18। क्या हो जाएगा? 21 से 18। और मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारे जानने की बात नहीं है। लड़का का 21 और लड़कियों की 18। लेकिन अभी देखो जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 है, जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें एक कमेटी बैठी है, कमेटी बनी है और कमेटी का रिकमेंडेशन है कि लड़कियों का भी एज 21 ईयर्स कर दिया जाए। अब पूछोगे ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए ताकि 18 साल में जो लड़कियां माँ बनती है उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लड़कियों की मौत हो रही है बच्चे पैदा होने के दौरान। तो सरकार ने इस चीज़ को देखा और आपको जल्द ही ये जो है ऑर्डिनेंस या फिर कानून जो है बन के पार्लियामेंट से पास होगा और उसमें जो है 21 हो जाएंगे। बट अभी आप आंसर इसको 1 नंबर ही मानोगे, लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तब देख लेना आप एक बार फिर से, और वो बातें आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पे वो बात बताऊंगा कि ये लागू हो चुका है। ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। परिवार एक इकाई होता है, इसमें माँ, पिताजी और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। आपको बताना ये कथन क्या सत्य है या असत्य है या ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन सत्य है क्योंकि सभी परिवार इसी प्रकार के होते हैं। देखो सभी परिवार इस तरह होते हैं क्या? ये तो कट गया ना। सब परिवार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली हम लोग देखते हैं आसपास, तो ये तो कटा ना। अब क्या है? सत्य है क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है। आप कैसे बोल सकते हो कि ये आइडियल फैमिली है? ये तो हम लोगों के बीच में अभी भी डिस्प्यूट है कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है या जॉइंट फैमिली। मैंने और आपने खुद देखी होगी कि जॉइंट फैमिली बहुत लोगों की बहुत हैप्पीनेस के साथ रह रही है, बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, जहाँ पे चाचा चाची और उनके बच्चे भी साथ में रह रहे हैं आपके, और आपके बीच में कोई भी द्वेष भावना नहीं है। तो ये कटा। अब दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। सही नहीं है क्योंकि यह कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। देखो जैविक मतलब बायोलॉजिकल, तो यह सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए। कथन में बायोलॉजिकल बच्चे क्या होते हैं? वो रोबोट थोड़े ना होंगे या फिर एलियन नहीं होंगे। ये भी कट गया आपका। अब क्या है तीसरा? ये राइट आंसर होगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी बताया था परिवार के 2 टाइप्स हैं। वन कौन है? देख लो, मैं फिर से साफ करके लिख देता हूँ। एक परिवार होता है न्यूक्लियर फैमिली, फर्स्ट परिवार होता है न्यूक्लियर फैमिली, और दूसरा क्या होता है? जॉइंट फैमिली। ये हुआ 2 टाइप्स ऑफ फैमिली। तो ये बातें हो गई आपकी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब देखो बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? मैंने, अगर आपने लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओगे परिवार के साथ। क्योंकि बच्चा सबसे पहले फैमिली में पढ़ता है और उसके बाद वो विद्यालय जाता है। ये आफ्टर वाली चीज़ें हैं। उसके बाद वो सांस्कृतिक केंद्र जाएगा, आफ्टर वाली बात है। धार्मिक केंद्र भी वो परिवार में जब बड़ा हो जाता है, देख लेता है, तो वो आगे जाता है। समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? फैमिली से। अब देखो प्राथमिक समाजीकरण क्या है, ये बात भी मैंने बताई थी, देख लो। परिवार और मित्रों से ही वो सीखता है। जब वो दोस्त के साथ खेलता है तो वो कॉपरेशन की भावना उसके अंदर आती है, भाईचारा बढ़ता है, ब्रदरहुड। ये सब कहाँ से आता है? ये आता है फैमिली से और अपने दोस्तों के बीच से। जैसे कि ये जो लेसन का जो टाइटल था वो भी यही था, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार किसे कहते हैं? मैंने बताया था एकल परिवार क्या होता है, जिसमें एक पिताजी हो गए, फादर, एक मदर और उनके चिल्ड्रेन। ये हो गया आपका ये हो गया आपका न्यूक्लियर फैमिली। देख लेते हैं ऑप्शन पढ़ के, और आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर राइट आंसर। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जहाँ ये जो टैट एग्जामिनेशन होते हैं उसी से मैंने क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं का ये कलेक्शन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देख लो, आने वाले सीटेट या फिर कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट वाली बात बतानी है आपको।
एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। हाँ, एकल परिवार में भी होता है और जॉइंट फैमिली में होता है, लेकिन ये यहाँ पे देखो जोर डाल के बातें कर रहा है कि यहीं पे होगी, काट दो आप इसे, ये नहीं होगा। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, देखो यहाँ पे भी जोर डाल के बोल रहा है एक ही परिवार के बारे में, ये भी कटेगा। अब देखो अगला क्या है, दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, बिल्कुल सही बात। दहेज यानी डॉरी सिस्टम और बाल श्रम क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं, ये हम सबको परेशान करती है और ये हमें इसे जड़ से हटाना है, जिसे आप और हम मिलके हटाएंगे। और दहेज और बाल श्रम सामान्य बात शहरों में है, देखो एक स्पेसिफिक चीज़ को आप नहीं बोल सकते हो कि ये चीज़ यहीं पे है ना, ये हमारे समाज में व्याप्त है हर जगह पे, शहर में, गांव में, कस्बे में, सब जगह है, देश में। तो ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये बताना है आपको। और ये होगा आपका आंसर जो होगा वो 2006 होगा। 2006 में इसे पारित किया गया था और लागू इसे किया गया 2007 में, लेकिन आप यहाँ पे पूछा गया है पारित, कब इसे पारित किया गया, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, देख लो आप। सी टेट में बराबर ये बात कही जाती है नहीं, और कोई भी टेट एग्जाम हो नहीं बोल दिया जाए तो क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, इस बात का खास ख्याल रखना आप। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, नहीं ये परिवार की सही बात है, इसमें माता पिता वयस्क हो सकते हैं, ये सही है, लेकिन आपको गलत वाली चीज़ को चुनना होगा। प्रत्येक परिवार की आय भिन्न जमा की जाती है, देखो यानी कि दादाजी ने कमाया वो अलग रखेंगे, वो अलग खर्च करेंगे, ऐसा होता है क्या, पिताजी अलग, चाचा जी अलग, वो सब मिल के काम करते हैं, ये कटेगा। और यही आपका राइट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ को पूछा गया था। ठीक है, चलिए। और ये देखो वो आवास, भोजन और अन्य क्रियाओं का उपयोग करते हैं, वो समान, बिल्कुल सब एक ही जगह रहते हो ना, एक ही घर के अंदर हम लोग सब क्या करते हैं, देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, एक ही परिवार एक ही छत के नीचे क्या रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं, सब कोई यहाँ पे रहता है ना, सब कोई मिल के आप इसी घर में रहते हो, ये तो कटेगा। और सुरक्षा और बच्चों का सामाजिक उत्तरदायी होता है, ये परिवार की विशेषता है भाई, आप प्रोटेक्शन करोगे ना बच्चों का, तो ये भी सही है। यानी कि जो नहीं सही था वो कौन था, ये 2 नंबर। चलिए अब आज का दूसरा आखिरी क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बिल्कुल आसान सा लड्डू वाला क्वेश्चन है ये, बाल विवाह से। जहाँ पे क्या था, छोटे छोटे बच्चों का शादी कर दिया जाता था बचपन में पहले, तो बाल विवाह का रोक शारदा एक्ट से संबंधित है। और ये सरकार ने क्यों रोका, ताकि बच्चे जो है पढ़ सके, उनका विकास हो सके, वो अपने कैरियर को चुन पाए। अब छोटे बच्चे में शादी हो जाएगी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, वो क्या ही कर पाएगा। जब खेलने कूदने की उम्र में शादी हो जाए तो सोचो क्या चीज़ हो जाएगी आपके साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, आपको सामाजिक बुराई के बारे में बतानी है। बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, देखो तीनों चीज़ें सही है, तीनों गलत बातें हैं, हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलिए, और अगर दोस्तों आपको मेरी टीचिंग स्किल पसंद आई हो तो मेरा अपना चैनल है द एजुकेटर, वहाँ पे आप विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिंक में जो है, चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और खूब प्यार दो चैनल को। सरकारी अध्यापक को भी आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, और द एजुकेटर को भी आप जाके सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया मुझे। और एक बात, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।